नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती राधा सागर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर भोपाल से हूँ। मैं आज कक्षा 12वीं के इतिहास विषय में अध्याय 10 का जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात के बारे में आप सभी से चर्चा करूँगी। नमस्कार बच्चों। हम आज उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उपनिवेशवाद, उपनिवेशिक शासन, उपनिवेशवाद, जमींदार, जोतदार, तालुकदार, उपनिवेशिक शासन, जमींदार, जोतदार, तालुकदार तथा राजमहल की पहाड़ियाँ, संथाल और पहाड़ी लोग कैसे थे, दक्कन दंगा, इस्लामी बंदोबस्त जो कि अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था, राजस्व प्रणाली, अंग्रेजी कानून, धनवान लोग, किसान आदि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पहले तो हम ये जानेंगे कि उपनिवेश होता क्या है। जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर हमला कर जीत ले, वह अपना शासन या साम्राज्य स्थापित कर ले, ये उपनिवेश कहलाता है। जैसा कि बच्चा आप लोग जानते हैं, हम भारत भी एक दिन उपनिवेश रह चुका था। ठीक है, हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे। बंगाल और जमींदार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जो कि पहले तो व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिए और अपना हस्तक्षेप प्रारंभ किया। ग्रामीण समाज को पुनर्स्थापित किया गया। गांव के समाज को फिर से नए तरीके से स्थापित किया गया। इससे पहले जो प्राचीन परंपराएं, पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, उसको हटा करके अंग्रेजों ने नई प्रथाएं, नई समाज को पुनर्स्थापित किया। भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू की। इससे पहले जो शासन व्यवस्था थी, जो मुगलों ने स्थापित की थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले मुगलों का शासन था और मुगलों की जो शासन व्यवस्था चली आ रही थी, उसको हटा करके परिवर्तन करके अंग्रेजों ने नई व्यवस्था लागू की। राजस्व प्रणाली लागू की। अब राजस्व प्रणाली क्या होती है? इसी प्रकार से जो मुगलों के समय जो राजस्व प्रणाली चली आ रही थी, उसको हटा करके अंग्रेजों ने नई राजस्व प्रणाली लागू करी। ठीक है, अब बच्चों नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्धमान में की गई नीलामी। वर्धमान में 1797 में की गई थी, नीलामी की गई। 1797 में वर्धमान, जो कि आज के टाइम में वर्धमान कहलाता है, में एक नीलामी की गई। ये एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल या भू संपदाएं बेची जा रही थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्तंभदारी बंदोबस्त के कारण क्या हो रहा था। स्तंभदारी बंदोबस्त को ही बच्चों स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। सन 1793 में कॉर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, इसी को हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, जो कि एक राजस्व की नई प्रणाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में राजस्व की राशि तय कर दी गई। इससे पहले जो राजस्व की अलग अलग प्रणाली थी,
इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि तय कर दी कि उसको एक लिमिट बना दी कि आपको इतनी राजस्व की राशि देनी ही पड़ेगी, जो हर जमींदार को चुकानी होती थी, जिसमें दिया गया था कि ये हर जमींदार को चुकानी है। राजस्व न चुकाने पर जमींदारों की संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी। अतः जब राजस्व समय समय पर सही समय पर नहीं चुकाया जाता था, तो ऐसे समय में जमींदार की संपत्ति को क्या कर दिया था किया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। नीलामी में बहुत से खरीदार आते थे। बोली में जो ज्यादा बोली लगाएगा उसकी संपत्ति बेच दी जाती थी। बोली में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको वो संपत्ति बेच दी जाती थी। लेकिन जो खरीदार थे वो राजा के एजेंट ही निकले और 95% से अधिक बिक्री फर्जी निकली। ठीक है बच्चों, अब हम नए टॉपिक बनाएंगे अदा न किए गए राजस्व की समस्या। 1770 के दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट आया। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। बार बार अकाल के कारण खेती की पैदावार घटती जा रही थी, जिससे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही थी। ठीक है, अंग्रेजों ने कुछ अधिकारियों को कर इकट्ठा करने के लिए काम दिया। अंग्रेजों ने उस समय जो कर इकट्ठा करने के लिए नए नए अधिकारी नियुक्त करे, जिसमें एक प्रमुख था समाहर्ता, जिसको आज के टाइम में कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो कि समाहर्ता जो होते थे राजस्व वसूला करते थे। ये एक अधिकारी था अंग्रेजों के समय का जो राजस्व वसूला करता था। कंपनी ने प्रत्येक जमींदार की राजस्व राशि तय कर दी गई। अब जमींदार को देखना था किस जगह से कितना राजस्व लेना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने प्रत्येक जमींदार की राजस्व राशि तय कर दी है, तो कितना आपको राजस्व देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा राजस्व राशि के भुगतान में चूक। जमींदार राजस्व भुगतान में कोताही करते थे, जिससे राशि बढ़ती गई। जो जमींदार वर्ग था, वो राजस्व भुगतान करने में आनाकानी करते थे, जिससे क्या हुआ, आनाकानी करते थे, समय पर राजस्व नहीं वसूलते थे, जिससे जो राशि थी वो बढ़ती गई। प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची हुआ करती थी। राजस्व की जो प्रारंभिक मांगे होती थी वो बहुत ऊंची होती थी। ज्यों-ज्यों कृषि में उत्पादन में वृद्धि होती जाती थी और कीमतें बढ़ती जाती थी। उस समय राजस्व भी असमान था। मतलब अगर फसल हो या ना हो, सूखा पड़ जाए या बारिश अधिक हो जाए, ऐसी कंडीशन में भी कोई राजस्व तब भी कृषकों को राजस्व देना होता था और उसी आधार पे देना होता था जो जिस आधार पे रखा गया था। ऐसे में उन लोग की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही थी। राजस्व असमान था, फसल नहीं हो पाती थी, फिर भी उनको राजस्व देना होता था। इसी के अंतर्गत सूर्यास्त विधि के अनुसार सूर्यास्त विधि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे बच्चों को सूर्यास्त विधि थी क्या। सूर्यास्त विधि, यदि एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक भुगतान नहीं आता था, तो जमींदारी को नीलाम किया जाता था। जैसे अगर एक दिन दे दिया जाता था, अगर उस दिन तक सूर्यास्त के होने से पहले अगर कृषक उस टैक्स को या कर को चुका देता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अस्त होते थे, भुगतान नहीं आता था, तो जमींदार को नीलाम कर दिया जाता था। जमींदारों की शक्ति सीमित हो गई। फसल खराब होने के कारण भी किसान कर भुगतान नहीं करते थे, जिससे किसान राजस्व के बोझों तले दबता जा रहा था।
इस समय किसानों की स्थिति बहुत बुरी होती जा रही थी तथा उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जोतदारों का उदय। जोतदार, अब आप जानेंगे कि जोतदार कौन होते थे। तो जोतदार एक धनी किसानों का एक समूह था, जो जिनको अमीर अमीर किसान कह सकते हैं, जो एक अमीर किसानों का समूह था, तो वो जोतदार होते थे। इनकी स्थिति बहुत मजबूत होती जा रही थी और जमींदारों की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। टैक्स प्राप्त नहीं होता था तो इनकी स्थिति कमजोर होती जा रही थी। ठीक है, जोतदारों ने बड़ी बड़ी जमीन अर्जित कर ली थी। उस समय क्या था कि जो जोतदार होते थे, जो धनी किसान होते थे, उन्होंने कई जमीनें अर्जित कर ली थी, हजारों एकड़ की जमीन एकत्रित कर ली थी, फिर कब्जा कर लिया था, जिससे क्या हुआ, गरीब किसानों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। ये जो जोतदार थे, ये गरीब किसानों पर क्या करते थे, अधिक शक्ति का प्रयोग करते थे, उनका शोषण करते थे, उनको परेशान करते थे। ऐसे जमींदार जो थे वो शहरों में रहते थे। ठीक है बच्चों, इस समय दो दो जमींदार शहरों में रहते थे। जोतदार जो हमने बताया है कि ये अमीर किसान होते थे। जोतदार किसानों पर नियंत्रण रखते थे, ये गांव में ही रहते थे और इसी कारण से ये जो जोतदार थे वो कृषकों या किसानों पर अधिक प्रभावशाली थे, उन पर अधिक नियंत्रण रख पाते थे, जिससे कृषक इनको समय समय पर राजस्व भी दे देते थे। चलिए बच्चों, अब हम नए टॉपिक पर आते हैं, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। जमींदारों की सत्ता धीरे धीरे करके समाप्त हुई, लेकिन उनका वर्चस्व अभी भी था। ये नहीं कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी, क्योंकि उस समय अब जोतदार आ चुके थे, तो कुछ मतलब कहीं कहीं समाप्त हुई, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी। उनका वर्चस्व अभी भी था। उन्होंने नीलामी की समस्या का रास्ता निकाल लिया। 19वीं शताब्दी में मंदी का दौर समाप्त हो गया। 19वीं शताब्दी में मंदी का दौर आया था, वो समाप्त हो गया। इस समय तक क्या हुए थे, राजस्व भुगतान के नियम क्या हो चुके थे, लचीले हो चुके थे, जिससे कृषकों को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा सुदृढ़ किया और समय समय पर जो राजस्व होता था वो समय समय पर उसका भुगतान किया। अब बच्चों हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे, राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ। बुकानन, जो एक फ्रांसीसी थे, ने यहाँ का दौरा किया और राजमहल की पहाड़ियों का वर्णन किया। बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। ये वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अवैध लगती थी, बहुत घनी होती थी। ये ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। मतलब वहाँ के लोग थोड़े अग्रेसिव टाइप के थे, थोड़े शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे, उन्हें डर लगता था कि ये क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं, और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे।
ठीक है बच्चों, तो ये हम राजमहल की पहाड़ियों के वर्णन पर जा रहे हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ के निवासी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। बुकानन जहाँ भी गया वहाँ के निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण बताता था। ये जो पहाड़ियाँ थी बहुत ही घनी थी। यहाँ के जो निवासी थे, या जनजातियाँ थी, वो बहुत ही संकीर्ण थे। वो उसी एरिया में रहते थे और जब कोई बाहरी लोग आते थे तो उनको बड़ा अजीब सा फील होता था, ये क्या चाहते हैं। बुकानन जहाँ भी गया अपनी डायरी में इस राजमहल की कहानियों का वर्णन किया। ठीक है बच्चों, अब पहाड़ी लोग तथा उनके जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द ये लोग रहते थे, ये पहाड़ी लोग रहते थे। ये लोग झूम खेती करते थे। अब बच्चों हम बताएंगे कि ये झूम खेती क्या होती थी। झूम खेती होती थी जब जंगलों को काट कर मतलब जो जंगल होते थे उनको काट कर कृषि योग्य भूमि तैयार करते थे और उसमें फसल उगाते थे। और बाद में उस जमीन में आग लगाकर वो दूसरी जगह मतलब 4-5 साल बाद फिर दूसरी जगह खेती करने लगते थे। उसको हम बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती, ठीक है। और ये जो पहाड़ी लोग थे बच्चों, ये दाल, ज्वार, बाजरा आदि फसलों को उगाते थे तथा ये इन्हीं पर निर्भर रहते थे। पहाड़ी लोग को खाने में महुआ के फूल इकट्ठा करते थे, महुआ खाते थे, इनको सुखा करके खाते थे। और कुछ ये पहाड़ी लोग मतलब औषधि के रूप में भी इसका उपयोग करते थे। शराब के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। और ये लोग जंगल में रहकर काठ कोयला बनाते थे, जो कि काठ कोयला क्या होता था, जो लकड़ियाँ इकट्ठा करके काठ कोयला को बनाते थे। इनका कार्य जंगलों में रहते थे और ये वही शिकार करना इनका, झूम खेती करते थे, शिकार करके अपना काम चलाते थे, कोयला का काठ बनाते थे। ये लोग रेशम के कीड़े पालते थे और ये क्या कहते हैं, इसी पर निर्भर रहते थे। अब बच्चों हम जाएंगे ये पहाड़ी लोगों की समस्या क्या है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बात है, मतलब 1780-90 के आसपास की बात है। खेती की सीमाएं कुछ हदों तक बढ़ाई गई थी। अभी तो जो जंगल थे उनकी सफाई की गई, जंगलों की कटाई की गई, जंगलों की सफाई की गई, ठीक है। अंग्रेजों ने एक स्थायी कृषि आरंभ कराई। ये जो पहाड़ी लोग थे इनके लिए जो पहाड़ी लोगों की समस्या, अंग्रेजों ने जैसे जैसे कटाई और सफाई कराई जंगलों की, तो उससे इन पहाड़ी लोगों की समस्या बढ़ने लगी थी। ये जो पहाड़ी लोग थे इनका आसरा ये जंगल ही हुआ करते थे। अब उनको थोड़ा सा इससे डर लगने लगा था। पहाड़ी लोगों को शिकार का काम छुड़वाकर स्थायी कृषि में लगाया अंग्रेजों ने। जो इनकी प्राचीन परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही थी उसमें परिवर्तन हुआ। अब वो जो काम करते थे वो छोड़कर अब उन्होंने स्थायी कृषि में अंग्रेजों ने उनको लगाया। स्थायी कृषि के विस्तार से राजस्व में तो विस्तार होता था, लेकिन इन पहाड़ी लोगों के साथ अन्याय हुआ। अंग्रेज जंगल वासियों को असभ्य, बर्बर, जंगली मानते थे। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा स्थायी कृषि कर इन जंगली लोगों को थोड़ा सा सभ्य बनाया जाए, जिससे इनमें थोड़ा सा सभ्यता आए। शिकार का कार्य छुड़वा कर इनको कृषि में लगाया गया, जो इनकी प्राचीन समय से मतलब जो शुरू से चला आ रहा था वो कार्य छोड़ करके अब उनको कुछ अलग काम कराया गया, जिससे ये थोड़े सभ्य बनते गए, सभ्यता आई और शिकार विकार छोड़ करके कृषि में लगे, जिससे इनका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित हुआ। अब बच्चों हम
संथाल लोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संथाल लोग कौन थे। संथाल लोग 1780 के दशक में बंगाल आने लगे थे। जो संथाल थे ये भी एक जनजाति थी। जमींदार लोग इन्हें लेकर आए। जो संथाल थे इनको जमींदार 1780 के दशक के आसपास यहाँ पर लेकर आए। इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे लाने का था खेती के लिए नई भूमि बनाना। ये जो संथाल थे, क्योंकि पहाड़ी लोग तो उनका जीवन तो वही मतलब जंगल में रहना था, और वो थोड़ा सा मतलब उसी चीज़ों में मतलब जंगलों में ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब ऐसे समय में अंग्रेजों ने संथाल लोगों को 1780 के आसपास बंगाल लेकर आए। ठीक है, जमींदार जो इन संथाल थे इनको जमींदार लोग लेकर आए। इनका मुख्य उद्देश्य था खेती के लिए नई भूमि बनाना, ताकि ये पेड़ पौधों को काट कर जंगलों की सफाई करके एक नई भूमि बनाए। ठीक है, जिससे खेती का विस्तार किया जा सके। खेती का विस्तार होगा तो अंग्रेजों का राजस्व की प्राप्ति भी अधिक होगी, भू लगान भी अधिक मिलेगा। जंगलों को साफ करने के लिए इनका कार्य था, जंगलों को साफ करके वही खेती योग्य भूमि बनाने के लिए था। संथाल लोग जंगल काटने में हिचकिचाते नहीं थे। ये जो संथाली थे ये जंगल काटने में हिचकिचाते नहीं थे, लेकिन जो पहाड़ी लोग थे वो जंगल को पूजते थे, वो उन्हीं के ऊपर निर्भर थे, वो वहीं शिकार करते थे, वहीं रहते थे, वहीं से फूल पत्तियाँ और ये सब खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो उनको इन जंगलों से अटैचमेंट था। वहीं संथाल दूसरी ओर संथाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, हल्का प्रयोग करते थे। ये जो संथाल थे ये हल्का प्रयोग जानते थे। हल्का प्रयोग तो आप लोगों को पता ही है बच्चों को क्या इसका उपयोग था। हल्का प्रयोग वही खेती बाड़ी में इसका प्रयोग होता था, जिससे खेती की जा सकती थी। संथाल के आने से पहाड़ियों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जब संथाल जब आए तो इन पहाड़ी लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उनकी जो पुरानी जीवन लाइफ स्टाइल थी उसमें परिवर्तन हुआ। संथाल अपनी खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर स्थायी रूप में बस गए। जो संथाल लोग थे बच्चों, ये भी एक खानाबदोश जीवन जीते थे, लेकिन उसको छोड़ करके जिंदगी को स्थायी रूप में उनको बस गए। संथालों की पहाड़ी क्षेत्र में जमीन मिल रही थी, जिससे वो लोग यहाँ आकर खुश थे। संथालों को पहाड़ी क्षेत्र में जमीन मिल रही थी, उनको रहने को मिल रहा था, उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मतलब एक कमाई का जरिया मिल रहा था, तो वो लोग बहुत खुश थे, जिससे वो लोग यहाँ पर आकर के खुश थे और यहाँ पर आकर के बस गए और उन्होंने अपने कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से किया। ठीक है बच्चों, ये हम बता रहे हैं संथाल लोग। ये देखो संथाल सिंधु माझी संथाल विद्रोह का नेता था। और तो बच्चों आप लोग को समझ में आया कि उपनिवेशवाद और देहात के बारे में हमने पढ़ा। अब मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको नोट करिए और इसको फिर हम बाद में इसके बारे में बताएंगे। उपनिवेशवाद का अर्थ बताइए। जमींदारी प्रथा कहाँ लागू हुई? जोतदार कौन थे? संथाल कौन थे? तो बच्चों अब हम बताते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ा कि कैसे उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद में हमने अर्थ जाना, कैसे हम अंग्रेजों के उपनिवेश बने और उन्होंने कैसे हम पर क्या कहते हैं अपना धीरे अपना मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर जब भारत अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे उन्होंने अपना राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया और सर्वप्रथम बंगाल में उन्होंने अपना अधिकार औपनिवेशिक शासन बंगाल में ही लागू हुआ था और ग्रामीण समाज को कैसे पुनर्स्थापित किया था, भूमि संबंधी कैसे नई व्यवस्थाएं लागू की,
राजस्व कैसे लेते थे, उन्होंने कैसे भारत में नई नई नीतियाँ लागू की जिससे अपना कैसे किस तरीके से उन्होंने राजस्व की नई नई प्रणालियाँ लागू करी। उन्होंने नई नई राजस्व के नए नए अधिकारों की नियुक्ति करी। और जो मतलब जो राजस्व वसूलते थे, टैक्स लेते मतलब राजस्व वसूलते थे, और जो राजस्व नहीं चुकाते थे उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था, मतलब। और इसमें सब वही था कि जो और हमने पढ़ा कि जंगलों में मतलब जो मतलब वही जंगलों में जिन जनजातियों का निवास था, उनसे उनके अधिकार छीन करके, उनसे उनकी जमीन छीन करके कैसे अपना वर्चस्व कायम किया वहाँ पर। जो जंगल थे उनको किस तरीके से कटाई करी, उनको सफाई कराई, और उधर संथालियों को लेकर आए जो यहाँ पर मतलब खेती करने लगे, हल का प्रयोग करने लगे। और यहाँ पर कैसे उन्होंने पहाड़ी लोगों के जीवन की लाइफस्टाइल बदल दी, जो एक मतलब जो वही शिकार पर निर्भर थे, जो फूल पत्तियों पर निर्भर थे, जो मतलब वहाँ पर क्या कहते हैं वही जो प्राचीन चले आ रहे थे उनकी किस तरीके से मतलब उनका जो रहन सहन था उसमें परिवर्तन करके संथाल जो आए उन्होंने हल का प्रयोग कर जमीनों की कटाई करी। उनका मतलब वही उनको कैसे कटाई करके उनके अधिकार कैसे छीन लिए। और बाद में संथालों को तो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहाँ उनको स्थायी रूप से रहने का मौका मिला, उनको एक मतलब जीवन यापन करने का एक जरिया मिला। तो बच्चों बताइए आप लोगों को कैसा लगा। ये हम कुछ प्रश्न आपको दिए हैं, मैंने ये आपको प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आप लोग नोट करके रखेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो ये अपने क्लास टीचर से